वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है क्रिस्टी, जो एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी में एक स्टूडेंट अपने ही टीचर से प्यार कर बैठता है। क्या वो टीचर इस लड़की के प्यार को कबूल कर पाएगी? क्या वो टीचर भी इस लड़की से प्यार करने लगी थी? आखिरकार क्लाइमैक्स में क्या हुआ? इसी पर बेस है इस मूवी की कहानी। मूवी की कहानी तो अच्छी ही लगी मुझे, मतलब इट्स काइंड ऑफ ए फील गुड मूवी, लेकिन क्लाइमैक्स अधूरा छोड़ दिया भरोसा वालों ने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रॉय नाम के एक टीनेज लड़के को दिखाया जाता है, जिसको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत ही मुश्किल से ये 10वीं पास होकर 12th अपने आंटी के घर में रहते हुए कॉलेज जाकर पढ़ाई करते रहता है। लेकिन 12th आने के बावजूद भी रॉय ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा होता। हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता और जहाँ पर भी छोटा मोटा फंक्शन चलता, रॉय और उसके दोस्त वहाँ पर जाकर डांस परफॉर्मेंस करते रहते हैं। रॉय के ग्रुप का नाम होता है पुअर बॉयज। इस तरह से रात भर डांस करके सुबह ये लोग कॉलेज बंक करते हैं। खैर एक दिन रॉय की माँ रॉय के आंटी के घर आकर यही कहने लगती है, तुम्हारे भाई ने रॉय को यहाँ पर इसीलिए रखा ताकि यहाँ पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन रॉय यहाँ पर भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा। पढ़ाई की तो दूर की बात, ये ढंग से कॉलेज भी नहीं जा रहा। कल ही कॉलेज की सिस्टर मुझे कॉलेज बुलाकर रॉय के बारे में बताया। ऐसा कहते हुए रॉय की माँ रॉय को अपने साथ आने के लिए कहती है, मतलब अपने घर। रॉय की आंटी रॉय की माँ से कहने लगती है कि 2 महीने बाद एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अगर इस टाइम पर कॉलेज स्टॉप कर दोगी सारा साल वेस्ट हो जाएगा। मैं एक टीचर को जानती हूँ, उस टीचर के पास रॉय को ट्यूशन के लिए भेजूंगी और मैं पक्का रॉय को पास करवाऊंगी। तो ये सुनने के बाद रॉय की माँ फिलहाल तो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन रॉय की आंटी रॉय को क्रिस्टी के घर भेजती है। जब रॉय क्रिस्टी के कमरे में जाता है तो रॉय ये देखता है क्रिस्टी का कमरा बहुत ही बिखरा पड़ा है और क्रिस्टी खुद पागलों जैसी बैठी होती है, मतलब बाल बिखरे हुए, पेपर्स कटिंग करते हुए। रॉय यही सोचकर वहाँ से भाग जाता है कि इस पागल टीचर के पास मैं नहीं पढ़ूंगा। अपने आंटी के पास आकर यही कहने लगता है कि आंटी मुझे लगता है उस टीचर को कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम। इसकी आंटी रॉय को डांटने लगती है कि इस बार तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे, तुम क्रिस्टी के पास ट्यूशन के लिए जाओगे और पास होकर ही रहोगे, वरना मैं तुम्हारे माँ के पास छोड़ दूंगी। उसके बाद रॉय प्रेयर करने के लिए चर्च में जाता है। प्रेयर खत्म होने के बाद जब रॉय अपने घर वापस जा रहा होता है, तभी क्रिस्टी रॉय के पास आकर यही कहने लगती है, कल मेरी माँ ने कहा कि तुम हमारे घर आए थे और बिना मुझसे मिले भाग गए थे। कोई नहीं, कल से ट्यूशन आ जाना। सो रॉय भी ओके कह देता है। अब क्रिस्टी के बारे में बात करें तो फिलहाल क्रिस्टी एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ाती रहती है और उसी तरह क्रिस्टी की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े आकर क्रिस्टी डिवोर्स के लिए अप्लाई करके अपने मायके ही रहती है। अब ये सब कुछ जानने के बाद रॉय को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर इसके बाद रॉय क्रिस्टी के पास ट्यूशन जाने लगता है। क्रिस्टी रॉय से सब्जेक्ट वाइज किताबें मांगने लगती है तो रॉय एक छोटी सी बुक क्रिस्टी के हाथ में थमाकर कहने लगता है कि यही सारे सब्जेक्ट्स की किताब है। मतलब इसी छोटी किताब में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स होता है और बाकी सब्जेक्ट्स। कॉलेज में ऐसा किसने किया? मैंने तो जरूर किया। खैर दूसरे दिन क्रिस्टी का फादर क्रिस्टी के कॉलेज जाकर क्रिस्टी से 1000 रुपए मांगने लगता है। इसकी फ्रेंड की किसी बेटी की शादी है, गिफ्ट ले जाने के लिए पैसे मांगने लगता है। लेकिन क्रिस्टी के पास सिर्फ 300 रुपए होने की वजह से अपने पापा के हाथ में थमा देती है। कॉलेज खत्म होने के बाद जब क्रिस्टी वापस अपने घर आती है, क्रिस्टी का फादर इनडायरेक्टली क्रिस्टी को डांटने लगता है कि मैं गल्फ में जॉब करते हुए पैसे इकट्ठा करके तुम्हारी शादी की और जब मैंने तुमसे 1000 रुपए पूछा तुमने मेरे हाथ में 300 रुपए थमा दी। क्रिस्टी भी कहने लगती है, क्या मैंने आपसे कहा था कि मेरी शादी करो? मैं तो मना ही कर रही थी। मैं तो अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी सी जॉब हासिल करना चाहती थी, लेकिन आपने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वैसे भी आपका बेटा है ना, कभी उसने मेरा ख्याल रखा? अब रॉय भी क्रिस्टी के घर में होने की वजह से धीरे धीरे क्रिस्टी की लाइफ के बारे में पता चलने लगता है। खर्च के बाद क्रिस्टी रॉय को ट्यूशंस बोलने लगती है। क्रिस्टी भी ठान लेती है कि किसी भी तरह से रॉय को पास करवाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में रॉय क्रिस्टी के लेसन्स पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता, ट्यूशन में ही सोने लगता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसी दरमियान में क्रिस्टी एक अच्छी सी जॉब ढूंढती रहती है। एक दिन क्रिस्टी को बैंक में कुछ काम होने की वजह से अपने साथ रॉय को भी ले जाती है और वापसी में रॉय क्रिस्टी को लेकर अपने घर जाता है, मतलब अपने माँ बाप के घर। रॉय की माँ क्रिस्टी से पूछने लगती है, क्या मेरा बेटा पास तो हो जाएगा ना? क्रिस्टी यही कहने लगती है, आपके बेटे को पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी। उसके बाद रॉय और क्रिस्टी बस के जरिए से वापस अपने गांव आने लगते हैं। रॉय कहने लगता है कि टीचर, मैंने आपकी शादी पर आया था, बहुत अच्छी चली थी आपकी शादी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आप वापस अपने मायके क्यों आ गए? सारे लोगों का कहना यही है
कि आपका हस्बैंड आपको तंग कर रहा था, क्या वो बीमार था? लेकिन क्रिस्टी थोड़ी देर चुप रहकर रॉय को कुछ भी जवाब नहीं देती। बीते हुए कल के बारे में सोचकर क्या फायदा। उसी वक्त रॉय के फ्रेंड्स रॉय को क्रिस्टी के साथ देखते हैं। रॉय से मुलाकात करके इसको चिढ़ाने लगते हैं कि तुम्हारी टीचर तो बहुत ही खूबसूरत है, आखिरकार क्या चल रहा है? तुम तो पढ़ाई से भाग रहे थे, लेकिन आजकल ज्यादा ट्यूशन में ही नजर आ रहे हो। लेकिन रॉय अपने दोस्तों पर ही गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है कि वो मेरी ट्यूशन टीचर है बस। खैर एक दिन रॉय क्रिस्टी की टूटी हुई साइकिल को रिपेयर करके क्रिस्टी को दिखाता है। ये देखकर क्रिस्टी बहुत खुश होने लगती है। उसके बाद रॉय और क्रिस्टी अपनी अपनी साइकिल पर राइड करते हुए समंदर के किनारे पर जाते हैं। उस नेचर को एंजॉय करने लगते हैं। तभी रॉय ये ऑब्जर्व करता है कि कल तक क्रिस्टी मायूस रहती थी और आज इसने क्रिस्टी के चेहरे पर एक अजीब की खुशी देखी। क्रिस्टी के अंदर बदलाव देखकर रॉय धीरे धीरे क्रिस्टी को लाइक करने लगता है। रॉय को कुछ कुछ होने लगता है। खैर एक दिन रॉय की आंटी रॉय को बाइक खरीदने के लिए पैसे देती है। रॉय सेकंड हैंड बाइक खरीदकर पहले क्रिस्टी के घर जाता है क्रिस्टी को सरप्राइज देने के लिए। और उस वक्त क्रिस्टी अपनी फ्रेंड की शादी पर जा रही होती है। रॉय क्रिस्टी को अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहता है, यह ड्रॉप कर देगा वहाँ पर। पहले तो क्रिस्टी हिचकिचाने लगती है, लेकिन बाद में रॉय की बाइक पर बैठकर अपनी फ्रेंड की शादी पर जाती है। शाम होने के बाद रॉय दोबारा उसी घर के पास आकर क्रिस्टी को पिकअप कर लेता है। घर वापसी के दौरान एक जबरदस्त बारिश होने लगती है। इसी बारिश के दौरान क्रिस्टी अपने घर जाते जाते रॉय से कहने लगती है, मेरी खुशी का कारण तुम्हारी फ्रेंडशिप ही है। यह सुनने के बाद रॉय अपने मन में कुछ और ही समझने लगता है। सोचने लगता है कि शायद टीचर भी इसे लाइक करने लगी। अब इसी दरमियान में रॉय के एग्जाम्स आने पर रॉय अपने एग्जाम्स लिखकर अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाता है। क्रिस्टी भी बहुत खुश होने लगती है और इसी तरह धीरे धीरे रॉय क्रिस्टी के और करीब जाने लगता है। एक दिन रॉय का फ्रेंड रॉय से कहने लगता है कि तुम अपने दिल की बात अपने टीचर से क्यों नहीं कहते। रॉय कहने लगता है, अगर टीचर ने मुझे ये कहा कि वो मुझे अपने भाई की तरह देख रही है तब तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा ना। रॉय का फ्रेंड कहने लगता है, अरे पहले तुम बताओ तो सही, टीचर तुम्हारे बारे में क्या सोचती है तभी तो पता चलेगा। सो रॉय सोच लेता है कि अपनी दिल की बात क्रिस्टी मैडम को बताएगा। फटाफट से क्रिस्टी के घर जाने लगता है। उसी वक्त क्रिस्टी रॉय से कहने लगती है, मालदीव्स में जॉब वैकेंसीज होने की वजह से पालाकाड में जॉब इंटरव्यूज चल रहे हैं। कल तुम भी मेरे साथ इंटरव्यू के लिए चलोगे। ये सुनने के बाद रॉय शॉक में ही रह जाता है। खैर दूसरे दिन रॉय, क्रिस्टी का फादर पालाकाड जाते हैं। फाइनली क्रिस्टी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद जब ये तीनों वापस अपने गाँव आ रहे होते हैं, क्रिस्टी को अकेला देखकर रॉय घबराते हुए अपने दिल की बात क्रिस्टी से कहने लगता है कि टीचर मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। क्रिस्टी यही कहने लगती है, उसमें क्या है, मैं भी तुमको बहुत लाइक करती हूँ। रॉय कहने लगता है, लाइक का मतलब वो वाला लाइक नहीं टीचर, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद क्रिस्टी शॉक में रहकर रॉय को कुछ भी जवाब नहीं देती। हर एक दिन क्रिस्टी मालदीव जाने के लिए अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगती है। एयरपोर्ट जाने से पहले क्रिस्टी रॉय को कॉल करके एयरपोर्ट के पास मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रॉय एयरपोर्ट थोड़ा लेट से जाता है। तब तक क्रिस्टी जा चुकी होती है। मालदीव जाने के बाद क्रिस्टी रॉय को कॉल करके वहाँ के माहौल हालचाल के बारे में रॉय से शेयर करने लगती है। क्रिस्टी जाने के बाद रॉय टोटली अकेला महसूस होने लगता है। गूगल मैप में वो मालदीव्स को सर्च करते रहता है। एक्चुअली ये साल 2009 का होता है। दूसरी तरफ क्रिस्टी अपनी जॉब करते हुए ऐसे दिन गुजारती रहती है और यहाँ पर क्रिस्टी एज ए टीचर की तरह आई होती है। एक दिन क्रिस्टी रॉय को कॉल करके यही कहने लगती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है ना, मैंने अपने फ्रेंड के हाथ तुमको एक गिफ्ट देकर भेजा, लाइब्रेरी के पास आकर कलेक्ट कर लेना। इस तरह से दूसरे दिन रॉय लाइब्रेरी के पास आकर वेट करते रहता है, लेकिन शॉकिंगली रॉय के सामने क्रिस्टी आती है। रॉय को उसका गिफ्ट देते हुए कहने लगती है कि ये वेकेशन पर आई है। क्रिस्टी को अपने सामने देखकर रॉय बहुत खुश होने लगता है। शाम होने के बाद रॉय क्रिस्टी को लेकर अपने घर जाता है, मतलब बर्थडे पार्टी मनाने के लिए। इसी में रॉय क्रिस्टी को खोपचे में बुलाकर गिफ्ट के तौर पर एक किस मांगने लगता है। क्रिस्टी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दोबारा रॉय क्रिस्टी को बहाना बनाकर अपने घर के टेरेस पर लाकर उसे किस करने लगता है। यह देखकर क्रिस्टी को कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि अब कैसे रिएक्ट करे। उसी तरह रॉय को कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद रॉय क्रिस्टी का गिफ्ट ओपन करने पर उसमें एक कीमती कैमरा होता है। रॉय इस कैमरे से पहली फोटो क्रिस्टी की ही खींचने लगता है और इसी तरह यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि शायद क्रिस्टी भी रॉय से प्यार करने लगी है। हर एक दिन क्रिस्टी के घर वाले क्रिस्टी को मालदीव्स के बारे में बताने के लिए कहते हैं। सो बातों ही बातों में क्रिस्टी कहने लगती है कि अगर मैं इस बार मालदीव गई तो 2-3 साल तक वापस नहीं आऊंगी। यह सुनने के बाद रॉय बहुत ही डिसअपॉइंट होने लगता है। उसके बाद क्रिस्टी रॉय से कहने लगती है, क्या कल तुम मुझे सिटी ले जाओगे, थोड़ा मुझे काम है। रॉय खुश होते हुए हाँ कहने लगता है।
इस तरह से दूसरे दिन रॉय क्रिस्टी को अपनी बाइक पे बिठाकर सिटी ले जाने लगता है। लेकिन क्रिस्टी किसी जगह पर उतरकर अपने फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में चली जाती है। जाते जाते रॉय से कहने लगती है कि शाम होने के बाद तुम मुझे यहीं पर मिलो। ये देखने के बाद रॉय बहुत डिसअपॉइंट होने लगता है। मतलब रॉय ये सोचा था कि क्रिस्टी रॉय के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर बुलाया होगा। शाम तक रॉय उसी जगह पर क्रिस्टी का वेट करते रहता है। बीच बीच में क्रिस्टी को कॉल्स करते रहता है, लेकिन क्रिस्टी उसका फोन काटती रहती है। लेकिन बारिश में वहीं पर भीगते रहता है। क्रिस्टी आने के बाद रॉय कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे अनजान लोगों के साथ चली जाओगी, और तुमने मेरे फोन का आंसर भी नहीं दिया। क्रिस्टी को गुस्सा आकर रॉय से कहने लगती है कि क्या सोचकर तुमने मुझसे ये कहा, आइंदा मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो। ऐसा कहते हुए बस पकड़कर वहाँ से आ जाती है। दूसरे दिन क्रिस्टी मालदीव जाने लगती है। रॉय क्रिस्टी से मिलने के लिए उसके घर आता है, लेकिन क्रिस्टी बिना रॉय से बात किए एयरपोर्ट चली जाती है। उसके बाद रॉय बेचारा दोबारा अकेला हो जाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ होने के बावजूद भी वो गुमसुम सा रहने लगता है। रॉय डिसाइड कर लेता है कि ये भी मालदीव जाकर क्रिस्टी के साथ रहेगा। सो अपने जान पहचान के ट्रैवल एजेंसी के पास आकर मालदीव जाने के लिए कितना खर्चा आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। सो रॉय पैसे इकट्ठा करने में लगा रहता है। इसी दरमियान में एक दिन क्रिस्टी का भाई जोजी रॉय को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए। जब रॉय क्रिस्टी के घर जाता है तो इसको ये बात पता चलती है कि जोजी की शादी फिक्स हो चुकी है। जोजी की शादी पर क्रिस्टी भी आ रही है। यह जानने के बाद रॉय बहुत खुश होने लगता है। रॉय सोच लेता है कि जब क्रिस्टी वापस मालदीव जाएगी, ये भी सारा इंतजाम करके क्रिस्टी की फ्लाइट में ही मालदीव जाएगा और क्रिस्टी को सरप्राइज देगा। उसके बाद रॉय अपनी बाइक बेचकर थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेता है और उस ट्रैवल एजेंसी वाले के पास आकर कहने लगता है कि अगर क्रिस्टी नाम से किसी ने भी फ्लाइट बुकिंग की तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए। उसके बाद फाइनली क्रिस्टी अपने घर वापस आती है अपने भाई की शादी को देखने के लिए। रॉय भी वहाँ पर जाता है, लेकिन क्रिस्टी को देखकर भी अनदेखा करने लगता है, उससे बात ही नहीं करता। तभी वो ट्रैवल एजेंसी वाला रॉय को कॉल करके क्रिस्टी का इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि उस तारीख को क्रिस्टी मालदीव जाने वाली है। रॉय उसी डेट को उसी फ्लाइट में इसकी टिकट भी बुक करने के लिए कहता है। दूसरे दिन क्रिस्टी रॉय को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। 2 दिन बाद ये मालदीव चली जाएगी। रॉय भी हाँ कहते हुए रॉय और क्रिस्टी एक आइसक्रीम पार्लर में मुलाकात करते हैं। उसी वक्त रॉय की माँ रॉय को कॉल करके ये पूछने लगती है कि तुम अचानक से पौंडीचेरी क्यों जा रहे हो। रॉय कहने लगता है कि माँ कॉलेज का प्रोजेक्ट है इसीलिए जाना पड़ रहा है। जब क्रिस्टी पूछने लगती है, रॉय क्रिस्टी से भी यही कहने लगता है। वापस ही में रॉय क्रिस्टी से कहने लगता है कि कल मैं आपको एक जबरदस्त सरप्राइज देने वाला हूँ, आप शॉक में ही रह जाओगे। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन क्रिस्टी की दादी की हेल्थ बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स जवाब भी दे चुके होते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। ये देखकर क्रिस्टी के फैमिली वाले क्रिस्टी की टिकट कैंसिल कर देते हैं। क्रिस्टी से कहने लगते हैं तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक होने के बाद चली जाना। अब क्रिस्टी ना चाहते हुए भी यहीं पर रुक जाती है। दूसरी तरफ रॉय ये सुनने के बाद बहुत मायूस हो जाता है। रॉय ने क्या क्या सपने नहीं देखा, इतना मुश्किल से पैसे जमा किया, टिकट बुक किया, पासपोर्ट बनाई। गॉड से प्रे करने लगता है कि क्रिस्टी की दादी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्रिस्टी मालदीव जाए। तो सेम उसी तरह से दूसरे दिन क्रिस्टी की दादी ठीक हो जाती है। क्रिस्टी मालदीव जाने वाली होती है। रॉय भी एयरपोर्ट पहुंच जाता है। रॉय का जान पहचान वाला बंदा रॉय के पास आकर कहने लगता है, अरे रॉय कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुमने बोर्डिंग पास लिया। रॉय कहने लगता है नहीं भाई, मैं अपने फ्रेंड के इंतजार में हूँ, वो आने के बाद ही उसका पासपोर्ट दिखाकर वीजा लेना है मुझे। वो बंदा कहने लगता है तुम्हारे फ्रेंड आने के बाद फटाफट से उसकी पासपोर्ट की कॉपी ले लो, तभी तुम अलो हो सकते हो। थोड़ी देर के बाद क्रिस्टी अपने फ्रेंड मालिनी के साथ एयरपोर्ट आती है। रॉय अचानक से क्रिस्टी के सामने जाकर उसे सरप्राइज देता है। क्रिस्टी पूछने लगती है क्या तुम फ्लाइट से पौंडीचेरी जा रहे हो। रॉय कहने लगता है नहीं टीचर, मैं भी आपके साथ मालदीव आ रहा हूँ। यह सुनने के बाद क्रिस्टी तो शौक में रह जाती है। मालिनी रॉय को डांटने लगती है कि तुम मालदीव आकर क्या करोगे, और इसी तरह क्रिस्टी को रॉय से बात करने ही नहीं देती। रॉय क्रिस्टी के पीछे जाते हुए उसकी पासपोर्ट कॉपी मांगने लगता है, लेकिन दोबारा मालिनी रॉय को बहुत डांटने लगती है। क्रिस्टी को उसकी पासपोर्ट कॉपी देने ही नहीं देती। उसके बाद रॉय इमिग्रेशन लेने की कोशिश करने लगता है। एक स्टाफ मेंबर रॉय से कहने लगता है क्या मालदीव में तुम्हारी होटल बुकिंग है या तो फिर तुम्हारे पास डॉलर्स है, अगर ये दोनों नहीं तो तुम मालदीव नहीं जा सकते। और ये भी कहने लगता है अगर मालदीव में तुम किसी को जानते हो उस बंदे का आईडी प्रूफ भी चलेगा। सो अब रॉय एक बंदे को जानता होता है। फटाफट से रॉय एयरपोर्ट से निकलकर उस बंदे के घर जाकर
उस बंदे का आईडी प्रूफ मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस घर की काम वाली रॉय को अंदर आने ही नहीं देती। बेचारा दोबारा रॉय वापस लौटकर एयरपोर्ट आकर उसी बंदे से रिक्वेस्ट करने लगता है। अब फ्लाइट का टाइम कम होने की वजह से वो लोग रॉय को परमिशन दे देते हैं। रॉय क्रिस्टी के पास जाकर दोबारा उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्रिस्टी रॉय से कुछ भी ना बात करते हुए फ्लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर रॉय का जान पहचान वाला बंदा रॉय से कहने लगता है, मुझे लगता है कि वो लड़की तुमको लाइक नहीं करती। अगर तुम यहाँ से इमिग्रेशन हासिल कर भी लोगे, वहाँ पर जाने के बाद तुमको बहुत मुश्किल होगी। अगर उस लड़की ने तुमको वहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं किया तो तुमको दोबारा लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी रॉय फ्लाइट में चढ़ ही जाता है। थोड़ी देर के बाद वो फ्लाइट मालदीव आ जाती है। एयरपोर्ट से बाहर जाते वक्त भी क्रिस्टी रॉय की तरफ बिल्कुल भी पलटकर नहीं देखती। रॉय को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से क्रिस्टी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, मालिनी की बात क्यों मान रही है। रॉय को रोता हुआ देख वहाँ की स्टाफ आकर रॉय से पूछने लगते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद वहाँ की स्टाफ क्रिस्टी को बुलाकर यही पूछने लगते हैं कि आप इस बंदे को जानते हो। क्रिस्टी टोटली मना करने लगती है, आई डोंट नो हिम। यह सुनने के बाद बेचारा रॉय और टूट के बिखर जाता है। जब क्रिस्टी फेरी में बैठकर जा रही होती है, रॉय भी उस फेरी के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी रॉय को पकड़कर बहुत मारने पीटने लगते हैं। रॉय को पिटता हुआ देखकर फाइनली क्रिस्टी मैनेजमेंट के पास आकर यही कहने लगती है कि इसमें उस लड़के की कोई भी गलती नहीं, सब कुछ मेरी गलती है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद वहाँ के स्टाफ रॉय को रिटर्न टिकट बुक करके दोबारा इंडिया भेज देते हैं। इंडिया आने के बाद रॉय क्रिस्टी के दिए हुए कैमरा से नेचर्स की फोटोज क्लिक करते रहता है, क्रिस्टी को याद करते हुए। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब क्लाइमैक्स में डायरेक्टर ने ये नहीं बताया कि क्रिस्टी क्यों रॉय को इग्नोर कर रही थी, तो मेरे हिसाब से इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि शायद क्रिस्टी लिस्बियन हो, क्योंकि मूवी में कुछ पॉइंट्स इसी की तरफ इशारा दे रहे होते हैं। जैसे क्रिस्टी ने अपने फादर से कहा कि मेरे मना करने के बावजूद भी आप मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, और इसी तरह क्रिस्टी का डिवोर्स भी हो गया। इसका रीजन भी ढंग से मूवी में दिखाया नहीं कि आखिरकार किस वजह से क्रिस्टी का डिवोर्स हुआ। और एक्चुअली डिवोर्स अप्लाई करने के बाद एक रूल था कि क्रिस्टी का हस्बैंड क्रिस्टी को थोड़े पैसे देना होता है, लेकिन क्रिस्टी ने उन पैसों को लिया नहीं। शायद लिस्बियन की बात को लेकर ही क्रिस्टी और उसके हस्बैंड के बीच झगड़ा हुआ था, इसी की वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो गया। और इसी तरह मूवी में क्रिस्टी के हस्बैंड को भी नहीं दिखाया। और एक और बात यह है कि एयरपोर्ट पर मालिनी क्रिस्टी की बहुत केयरिंग कर रही थी। शायद क्रिस्टी और मालिनी का चक्कर चल रहा हो। जब पहली बार क्रिस्टी वापस इंडिया आई थी, अपने फैमिली मेंबर से यही कहा था कि अगर ये दोबारा मालदीव जाएगी तो 2-3 साल तक वापस नहीं आएगी। शायद यही वजह हो सकती हो। एयरपोर्ट में क्रिस्टी ने रॉय को न आने के लिए कहा, न जाने के लिए कहा, बस चुपचाप तमाशा देखती रही और मालिनी क्रिस्टी को कंट्रोल कर रही थी। अब दूसरी वजह ये हो सकती है, क्रिस्टी रॉय को इसलिए इग्नोर कर रही थी, अगर ये रॉय से शादी कर लेगी तो सोसाइटी इन दोनों के बारे में क्या सोचेगा, स्पेशली इनके फैमिली वाले क्या सोचेंगे कि क्रिस्टी ने अपने से छोटे लड़के से शादी कर ली। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि क्रिस्टी ने कभी रॉय से प्यार ही नहीं किया, बस उसे एक अच्छा दोस्त समझ रही थी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।